एक काम करो, इसे बंद कर दीजिए आप अमित, इसे बंद कर दीजिए, जो आपने सर्वर चला रखा है इसको बंद कर दीजिए। और ये स्काइप का जो वो आइकन आ रहा है यहाँ पे भी क्रॉस कर दीजिए इसे, क्रॉस का, हाँ ठीक है। तो हम लोग वेबलॉजिक्स सर्वर पे काम करना सीखेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने अपाचे टॉमकैट पे काम करा। तो जैसे अपाचे टॉमकैट होता है, ऐसे वेबलॉजिक सर्वर होता है, ऐसे ही ग्लासफिश सर्वर होता है। किसी भी सर्वर पे हम काम कर सकते हैं, मतलब कहने का ये है। सो वेबलॉजिक सर्वर आप ओरेकल की ऑफिशियल साइट से जाके डाउनलोड कर सकते हो। आप डायरेक्टली ओरेकल वेबलॉजिक लिखोगे तो इसका जो लेटेस्ट रिलीज है 12C वो आपको मिल जाएगा। तो आपके पास कौन सा है बता रहे हो आप? 10G वेबलॉजिक का कौन सा वर्जन है? सर 10G है। 10G है, ठीक है। तो वेबलॉजिक में जब वेबलॉजिक आप इंस्टॉल कर लेते हो, अच्छा पहले ये मुझे बात बताओ आप लोग कि मैंने आपसे बोला था ग्लासफिश सर्वर डाउनलोड करने के लिए, वेबलॉजिक सर्वर डाउनलोड करने के लिए, तो क्या डाउनलोड में क्या दिक्कत आ रही है? क्यों सर डाउनलोड हो नहीं हो गया रहा? डाउनलोड। सर ये ग्लास तो हो गया डाउनलोड सर, वही एरर आ रही थी, डिप्लॉयमेंट कर रहा था ना, हम्म। तो नल नल चिप बात आ रहा था। ये सर मैंने बार फाइल भी बनाई थी ये उसकी, प्रोजेक्ट की। तो क्या वो एरर वैसे ही रहेगा, मतलब ज़िंदगी भर वही एरर रहेगा, कभी बदलेगा नहीं वो? सर मैंने करी थी कोशिश सर। चलो कोई बात नहीं, आपने कोशिश करी और कोशिश करिए थोड़ा, और नहीं आएगा तो फिर उसको आज मैं देखता हूँ। और ग्लासफिश, सॉरी वेबलॉजिक सर्वर, वेबलॉजिक सर्वर आपके पास 10G था, बस आप लेटेस्ट वाला डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से डाउनलोड करोगे? उसी साइट से। तो कुलदीप, तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही थी, कह रहे हो नहीं डाउनलोड हो रहा है? हाँ सर, वो सर मैं एक बार वो डाली थी ईमेल, ईमेल पासवर्ड डाल दिया, सब कुछ डाल दिया सर, फिर बता रहा है इनवैलिड ईमेल तो पासवर्ड फॉरगेट इनकरेक्ट। पासवर्ड कर लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? पर वो हो नहीं पाता उस पर रजिस्ट्रेशन, पता नहीं क्यों। नहीं नहीं, क्यों नहीं होगा रजिस्ट्रेशन? हो सकता है कुछ देर उसके ऑफिशियल साइट पे कुछ प्रॉब्लम रही हो, फिर दोबारा हो जाएगा वहाँ पे। हाँ। वेबलॉजिक सर्वर डाउनलोड करके जब लिखोगे ना आप, तो ये जो लेटेस्ट है ना 12C, ये आप डाउनलोड कर सकते सर जेनेरिक करूँ सर, जेनेरिक? हो। ये देखिए, हाँ ये कुछ भी कर लो, जेनरिक कर लो। और कौन सा है नीचे? सिम है, जेनरिक। और नीचे आओ, ये प्रीवियसली जेनरिक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, ये डाउनलोड कर लीजिएगा, ये एक ही तरह से होता है। अब आप एक काम करिए, अपने वेबलॉजिक सर्वर जब आप ऑन कर लेते हो, मतलब डाउनलोड कर लेते हो, तो डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेते हो, और इनके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो इंस्टॉल करने के बाद क्या करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, वो ज़रा हम बात करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप वेबलॉजिक सर्वर में एक डोमेन क्रिएट करना पड़ता है, और उस डोमेन पे फिर आप फर्दर वर्क करते हो। तो कैसे करोगे? आप स्टार्ट में जाइए, स्टार्ट में जाइए, डोमेन कैसे क्रिएट करते हैं मैं बताता हूँ। वेबलॉजिक सर्वर के अंदर जाइए, यहाँ पे वेबलॉजिक सर्वर का कोई फोल्डर होगा या कोई शॉर्टकट यहाँ बना होगा। ये ऊपर था, ऊपर चला गया, ऊपर थोड़ा चला गया, और ऊपर 10G के नीचे ही था, और ऊपर यहाँ पे, हाँ बिल्कुल यहाँ पे देखिए। ये सब ऑप्शन आपको दिख जाएगा इंस्टॉल होने के बाद। एडमिन सर्वर कंसोल, कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड, डॉक्यूमेंटेशन, है ना? तो आपको यहाँ कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड ओपन करना होगा। कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड, स्टार्ट एडमिन सर्वर, कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड ओपन करिए। यस कर दीजिए।
तो फर्स्ट टाइम इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे, मतलब इंस्टॉल होने के बाद, डाउनलोड होने के बाद, इंस्टॉल होने के बाद का ये पहला ऑप्शन है कि इसमें डोमेन क्रिएट करना पड़ता है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड ऑप्शन जो है, यहाँ से जाके हम एक डोमेन क्रिएट करने वाले हैं, चाहे वो कोई भी वर्जन हो वेबलॉजिक का। ठीक है, तो क्रिएट न्यू डोमेन, यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए। ये डोमेन किस तरह से है, जैसे मान लो कि पहले सुन लीजिए फिर आप आगे बढ़िएगा, मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो एक कंपनी के अंदर अलग अलग टीम काम कर रही है और हर टीम का भाई अपना अपना मतलब एक कंपनी में कोई प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट के अंदर बहुत टीम है, अलग अलग टीम बना दी जाती है, एक ही प्रोजेक्ट में कई टीम हो जाती है। और हम चाहते हैं हमारे पास सर्वर एक ही हो, लेकिन हर सर्वर का अपना एक डोमेन हो जहाँ पे वो काम करे, जहाँ वो स्टार्ट करे, फिर उस पर वो वर्क करे, और जो भी वो वर्क करे उसी के लिए रिफ्लेक्ट हो, इसीलिए डोमेन बनाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम एक डोमेन बनाते हैं तो वो पर्टिकुलर एक बंदे के लिए, एक पर्टिकुलर बंदे के लिए वो लिमिटेड है। आप एग्जिस्टिंग भी यूज कर सकते हो, बना भी सकते हो। अच्छा, ये वेबलॉजिक सर्वर पहले BEA कंपनी का हुआ करता था, बाद में ओरेकल ने टेक ओवर कर लिया, तो ये ओरेकल का हो चुका है। BEA कहीं कहीं लिखा भी आ जाता है। ठीक है, अब इसे नेक्स्ट कर दीजिए। हमें जनरेट करना है डोमेन। ठीक है, तो ये जो इसका यूज़र नेम है वेबलॉजिक तो लिखा ही है, लास्ट में 10G दे दीजिए ताकि आपको याद रहे। यूज़र नेम 10G दे दीजिए ना, वेबलॉजिक यूज़र नेम वेबलॉजिक 10G, 10 न्यूमेरिक 10 और G। हाँ सर, दे दिए 10G। पासवर्ड दे दिया ना, यूज़र नेम मैं बोल रहा हूँ। अंडरस्कोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही वेबलॉजिक 10G दे दो। ठीक है, अब ये पूरा कॉपी कर लो यूज़र नेम और इसी को पेस्ट कर दो पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड में। तो आपका यूज़र नेम भी वेबलॉजिक 10G है और पासवर्ड भी वेबलॉजिक 10G है, याद रहेगा ये। नेक्स्ट कर लीजिए, आप कुछ भी दे सकते हो, वैसे आपकी इच्छा है। अब ये देखिए वेबलॉजिक जो है ये 2 JDK मतलब यूज करता है, इसके अंदर खुद का JDK है ऑलरेडी जो 6 वेबलॉजिक 6 यूज करता है, और आप चाहो तो अपना अदर JDK भी देख सकते हो, लेकिन इसके साथ एक समस्या आ जाएगा 6 यूज करोगे तो, यानी कि JDK 6 अगर यहाँ पे अवेलेबल करा दोगे तो आपको मतलब जावा 7 या जावा 8 के फीचर यूज नहीं कर पाओगे आप वेबलॉजिक में। इसीलिए अदर JDK में जाके अपना JDK ब्राउज कर लेना चाहिए। ठीक है, अदर JDK में जाके, सुनाई दे रहा है, ये क्लिक करोगे तब आपको आएगा। हाँ, अपना JDK ब्राउज कर लीजिए, ये बेटर अप्रोच है। बस JDK पे सेलेक्ट कर लो, ओके कर लो, और कुछ नहीं करना है। JDK पे क्लिक करके ओके कर लो, नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ से कह रहा है कि हमें ये, ठीक है, इस पर नेक्स्ट कर लीजिए, कुछ हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ये सब इसके पास फीचर्स हैं जो दिखा रहा है। ठीक है, ये डोमेन का नाम दे दीजिए आप, डोमेन्स फोल्डर में डोमेन का नाम दे दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए सूर्या डोमेन, याद रहेगा कि हमने इस नाम से डोमेन बनाया था। बस क्रिएट कर दीजिए। अब इसको तुरंत स्टार्ट करना चाहते हो या बाद में स्टार्ट करना चाहते हो, ये भी ऑप्शन आता है। ये देखिए स्टार्ट एडमिन सर्वर आ रहा है ना, इसको सेलेक्ट करोगे तो स्टार्ट भी हो जाएगा टिक करके, लेकिन आप रहने देना, अभी यहाँ से नहीं करेंगे हम स्टार्ट। डन कर दीजिए आप। अब आप उसी फोल्डर में जाके अब आप सूर्या डोमेन सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा।
जहाँ वेबलॉजिक आपका इंस्टॉल है ना, सूर्या डोमेन, वहाँ मिल जाएगा। ऐसे मत सर्च करो आप, वेबलॉजिक में जाओ, वेबलॉजिक फोल्डर में जाओ, वहाँ डोमेन्स फोल्डर आता है, वहाँ से दिख जाएगा। वेबलॉजिक ओपन करोगे तो नीचे आओगे तो डोमेन्स फोल्डर मिलेगा। और ऊपर जाइए, और ऊपर जाइए, वेबलॉजिक ओपन करिए। वेबलॉजिक को बंद कर दो, ये जो ओपन है। देखो वहाँ क्लिक करो वेबलॉजिक फोल्डर पे। क्लिक नहीं हो रहा है। सर यही हो रहा है बस। ओके, कोई नहीं, तो फिर एक काम करेंगे हम, यहाँ पे डोमेन हमें दिख जाता है, सूर्या डोमेन सर्च करो। देखो दिख रहा है सूर्या डोमेन यहाँ पे। कोई बात नहीं, आप सी ड्राइव में जाओ, जहाँ पे आपका वेबलॉजिक इंस्टॉल्ड है वहाँ जाइए, दिख जाता है यहाँ पे। इसको इक्लिप्स में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो आप, इक्लिप्स में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप वेबलॉजिक सर्वर में जाइए जहाँ इंस्टॉल्ड है, BEA फोल्डर में जाइए। बिल्कुल, ये देखिए यूज़र प्रोजेक्ट्स के अंदर जाएंगे, देखिए डोमेन्स में जाएंगे, ये देखिए सूर्या डोमेन नीचे दिख जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आप जा सकते हो इस डोमेन में, क्लिक करिए। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट वेबलॉजिक सर्वर करके है, और भी कोई है, चलो स्टार्ट ही कर लेते हैं। स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए, मतलब ये उस डोमेन का वेबलॉजिक सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, समझ रहे हो ना, केवल उस डोमेन के लिए। ठीक है, अब आप ब्राउज़र में जाइए सीधे, यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड दिख रहा है क्या आपको ऑप्शन, इसको मिनिमाइज कर दीजिए, सर्वर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पे लिख दीजिए HTTP लोकल होस्ट 7001, क्योंकि वेबलॉजिक का बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है, अलाउ कर दीजिए इसे 7001। /console CONSOLE, एंटर। ये कंसोल इसका डिफ़ॉल्ट पेज है, ये देखिए, डिप्लॉइंग एप्लीकेशन फॉर द कंसोल, मतलब इसका फर्स्ट पेज ओपन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप वेबलॉजिक 10G दे दीजिए और पासवर्ड भी वेबलॉजिक 10G। लॉग इन कर लीजिए। अब यहाँ पे डिप्लॉयमेंट के दो तरीके होते हैं। एक तरीका है कि हम अपने फोल्डर बना के ब्राउज कर लें, और एक तरीका है कि स्टेजिंग फोल्डर में डाल दें। डिप्लॉयमेंट के तरीके होते हैं। तो
आप अपना फोल्डर ब्राउज करना चाहते हो तो भी ब्राउज कर सकते हो, और अगर किसी स्टेजिंग फोल्डर में डालना है तो वो भी डाल सकते हो। हाँ जी, तो ये इस पेयर से ये पेज आ गया। बढ़िया बढ़िया। तो अब इस पर्टिकुलर पेज में ये थोड़ा सा लुक अच्छा नहीं लग रहा है, जो लेटेस्ट वाला है ना 12C वाला, वो और बढ़िया देखने में लगता है। थोड़ा से कर लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा, क्या डिफरेंस है अपाचे टॉमकैट और वेबलॉजिक में? क्या डिफरेंस है आपको पता है? क्या डिफरेंस है? सर वेबलॉजिक सर ज़्यादा सिक्योर रहता है। ये कौन कहता है ज़्यादा सिक्योर है? सर ये शायद पेड है, इसलिए इसका कोई टाइम पीरियड है शायद, और वेबलॉजिक का सर। ये और वो पेड, ये पेड सॉफ्टवेयर है। आप कभी भी होस्टिंग खरीदते हो तो आपको अपाचे टॉमकैट मिलता है वहाँ पे, क्योंकि वो फ्रीली अवेलेबल है, वो ओपन सोर्स है, ये पेड है। वो वेब सर्वर है, ये एप्लीकेशन सर्वर है। इसको एप्लीकेशन सर्वर बोलते हैं। अगर आपको पता हो तो शुरू में मैंने जब सर्वलेट पढ़ाना स्टार्ट किया था, वेब सर्वर एप्लीकेशन सर्वर में बताया था डिफरेंस क्या होता है। पता नहीं, लेकिन लोग अभी अपाचे टॉमकैट को भी एप्लीकेशन सर्वर बोलते हैं। मतलब मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ पे क्योंकि मुझे मतलब थियोरेटिकली तो मैंने ये ऐसे ही पढ़ा है, बट आप एक वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर में क्या डिफरेंस होता है ये ज़रा आप सर्च करिएगा। आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया भी था कि वेब सर्वर में केवल एक ही कंटेनर होता है, वेब कंटेनर, और एप्लीकेशन सर्वर में दो कंटेनर होते हैं, आपका वेब कंटेनर एज वेल एज ईजेबी कंटेनर। और ईजेबी कंटेनर होने की वजह से इसमें ईजेबी के प्रोग्राम चल सकते हैं। ईजेबी एक कंसेप्ट होता है, अगर आपको पता हो तो, बट ईजेबी अभी यूज़ नहीं होता उतना ज़्यादा। उसके जगह पे फ्रेमवर्क्स यूज़ होते हैं, स्प्रिंग यूज़ होता है, उसके जगह पे आपकी वेब सर्विसेज यूज़ होते हैं। बहुत टॉपिक है मार्केट में, ईजेबी कहाँ यूज़ करते हैं। हाँ, बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं और कुछ बात नहीं है। अच्छा, ये चीज़ ज़रा आप कंफर्म करिएगा अपने एंड से। मैंने तो सर्च नहीं किया कि अपाचे टॉमकैट एप्लीकेशन सर्वर या वेब, क्योंकि मैं तो यही जानता था वो वेब सर्वर है। ठीक, वेब सर्वर सर। नहीं वेब सर्वर तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन वेब सर्वर में ईजेबी के प्रोग्राम नहीं चलते हैं, कनेक्शन पूलिंग नहीं होती है। लेकिन अपाचे टॉमकैट में कनेक्शन पूलिंग होती है। कनेक्शन पूलिंग एक कंसेप्ट होता है सर्वर में जो कॉन्फ़िगर करते हो आप। डेटाबेस कनेक्शन, जो जेडीबीसी कनेक्शन आप बनाते हो अपने प्रोग्राम में, वो आप बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो सर्वर में ही कॉन्फ़िगर कर सकते हो आप कनेक्शन, डेटाबेस कनेक्शन। और सर्वर में डेटाबेस कनेक्शन कर दोगे तो कनेक्शन पूल एक बन जाता है। मतलब ओवरऑल देखो, मैं एक छोटी सी बात बताऊं तो एप्लीकेशन सर्वर यानी वेबलॉजिक में ज़्यादा फीचर है इन कंपैरिजन टू योर वेबलॉजिक, सॉरी इन कंपैरिजन टू अपाचे टॉमकैट। वहाँ पे आप JMS EJB देख रहे हो, यहाँ सर्विसेज, मैसेजिंग सर्विसेज, JDBC सर्विसेज, JNDI डेटाबेस, डेटा सोर्सेज, ये सब जो स्पेशल फीचर्स हैं, EJB के प्रोग्राम चल जाते हैं। कनेक्शन पूलिंग होती है, वो सब मतलब अपाचे टॉमकैट में भी होती है शायद, कनेक्शन पूलिंग होती है, बट बहुत से ऐसे सारे काम होते हैं जो नहीं होते हैं। अब वो कौन कौन से काम होते हैं जो नहीं होते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। जैसे ईजेबी के प्रोग्राम तो मैंने कभी अपाचे में चलाया नहीं है। ईजेबी के लिए हमें इसी का जरूरत, वेबलॉजिक का ही यूज करना पड़ता है, ईजेबी एंटरप्राइज जावा बीन, क्योंकि ईजेबी कंटेनर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ये थोड़ा हैवी वेट माना जाता है, वो लाइट वेटेड कंटेनर है हमारा अपाचे टॉमकैट। ठीक है, ओके। तो इसीलिए इसको ग्लासफिश भी ऐसे ही एप्लीकेशन सर्वर माना जाता है, और वेब सर्वर आपका अपाचे टॉमकैट। तो इंटरव्यू में पूछते हैं कि वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर में क्या डिफरेंस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, सर्वर जब मैंने सर्वर पढ़ाना स्टार्ट किया था तो ये सर्वर वगैरह के बारे में समझाया था कि J2EE के स्टैंडर्ड बताए थे, और सब सारी चीज़ बताया था कि J2EE ने क्या स्टैंडर्ड बनाए, क्या क्या चीज़ें करी।
अमित एंड अमन, आप लोगों ने स्टार्टिंग के सर्वलेट की वीडियो देख लिए थे मेरे, इस जहाँ जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई थी? सर थोड़े थोड़े देखते थोड़े हैं। नहीं, सारा देख लेना, मतलब हाँ, सारी बेसिक चीज़ें, देखिए कंसेप्ट सर। क्लियर हो जाए एटलीस्ट। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सर हाँ इसी में ही होता है सर, ये ईजेबी कंटेनर, ये पता नहीं चलता है सर क्या होता है ये वाला। नहीं, ईजेबी कंटेनर का मतलब होता है कि ईजेबी की प्रोग्राम चलाने में, भाई कंटेनर क्या होता है? कंटेनर क्या होता है? अगर आप स्टार्टिंग का मेरे सेशन पढ़ोगे तो उसमें मैंने बताया कंटेनर कुछ नहीं होता है, एक रन टाइम एनवायरनमेंट होता है जिसके थ्रू हमारी एप्लीकेशन चलती हैं। हाँ सर। भाई अपाचे टॉमकैट में एक कंटेनर होता है। कंटेनर का मतलब क्या होता है? जेडू सर्वलेट एपीआईज की इम्प्लीमेंटेशन प्लस जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, यही तो होता है कंटेनर। तो यही चीज़ मैं आपसे बता रहा हूँ, कंटेनर क्या होता है, सर्वर क्या होता है, सर्विस क्या होती है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मतलब J2EE के स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ये सब मैंने स्टार्टिंग के सेशन में बताए हुए हैं। तो कंटेनर मतलब कुछ और नहीं होता है, बेसिकली एक रन टाइम एनवायरनमेंट होता है किसी प्रोग्राम को चलाने का। तो ईजेबी अगर आप कहोगे तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, ज़रूरत है नहीं ईजेबी का, कोई कंपनी यूज़ नहीं करती है। बट अगर ईजेबी की प्रोग्राम्स आप चलाओगे, क्योंकि देखो जावा में ऐसे हज़ारों लाखों चीज़ें होती हैं जो जिनका यूज़ नहीं है, तो उसके लिए उसे नहीं पढ़ते हैं। तो बट अगर ईजेबी के प्रोग्राम, लेकिन मैं बताऊं, मैंने कभी अपाचे में नहीं चलाया है ईजेबी के प्रोग्राम। मैं भी चलता हो, ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ कि नहीं चलता हो, मैं भी चलता हो, ठीक है, कभी चला के नहीं देखा। क्योंकि अब जैसे मैं बात करूं कनेक्शन पूलिंग की, तो कनेक्शन पूलिंग जो होती है वो हमारे अपाचे टॉमकैट में नहीं होती थी। मैंने कनेक्शन पूलिंग केवल आज तक वेबलॉजिक में किया है, लेकिन फिर बाद में जाके मैंने अभी जो लेटेस्ट हमारी ये क्या नाम है आपका अपाचे टॉमकैट, वहाँ पे कनेक्शन पूलिंग हो जाती है और भी कुछ फीचर्स हैं। अब कनेक्शन पूलिंग क्या होती है, ये टॉपिक स्पेशल टॉपिक है, आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता ईजेबी वगैरह प्रोग्राम उस पर चलते हैं। अच्छा, अब बात आ जाती है, चलो ठीक है, अब इसमें डिप्लॉयमेंट कैसे करा जाए एप्लीकेशन। तो आप लेफ्ट साइड में कॉर्नर में डोमेन स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो वहाँ पे डिप्लॉयमेंट्स का एक ऑप्शन है। तो डिप्लॉयमेंट्स पे आप जाके अपना कोई भी प्रोजेक्ट लीजिए और उसको डिप्लॉय कर लीजिए। कोई प्रोजेक्ट आप पहले बना लीजिए कोई, तब तो डिप्लॉय करेंगे आप। क्लिक करिए उसे, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ डिप्लॉय हो सकती है, डायरेक्ट फोल्डर भी डिप्लॉय हो सकता है और डायरेक्ट प्रोजेक्ट भी। तो वो जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको, अगर याद हो बहुत पहले स्टार्टिंग में, वेब आइनफ क्लासेस लिब एक्सएमएल दिख रहा था, आप याद आ रहा है आपको? वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर यहाँ से ब्राउज कर लेना है। तो वो है आपके पास कोई इक्लिप्स वाला नहीं, या इक्लिप्स वाला है भी तो वार फाइल दे दो यहाँ। इक्लिप्स का नॉर्मल फोल्डर नहीं चलेगा, वार फाइल चल जाएगा। वार फाइल है तो इंस्टॉल कर लो। है अमित? हाँ सर है बार फाइल तो तो। ध्यान से मेरी बात सुनना, या तो आपके पास वार फाइल हो, और अगर आपके पास वार फाइल नहीं है तो आप डायरेक्टरी फोल्डर ही डाल सकते हो यहाँ पे। तो वार फाइल यहाँ पे कहाँ पे है, ब्राउज देख लो, उठा लो। डेस्कटॉप में यूजर्स में जाओ। सर, डेस्कटॉप कैसा आएगा? यूजर्स में जाओ, तभी तो डेस्कटॉप मिलेगा आपको। यूजर्स में अमित के अंदर ये तो होगा डेस्कटॉप। आपका डेस्कटॉप कहाँ होगा आपको पता होना चाहिए। नीचे आ जाइए, देखिए डेस्कटॉप दिख रहा है, ये वार फाइल सेलेक्ट ये कर रही लीजिए। सर। हाँ, सेलेक्ट कर लीजिए, नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट कर। बिल्कुल नेक्स्ट। इसमें प्रॉब्लम है, वैलिडेशन प्रॉब्लम वेयर फाउंड। ये आपके स्ट्रिंग वैल्यू 3.0 इज नॉट इन्यूमरेटेबल, ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, आपके प्रोजेक्ट के साथ ही प्रॉब्लम है। प्रोजेक्ट के साथ ही प्रॉब्लम है। कहाँ पे बना हुआ है सर? ये इसमें है, इक्लिप्स में है। हाँ सर। अब देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप वेबलॉजिक 10G पुराना चला रहे हो,
और उसमें कोई ऐसा फीचर हो जो ये सपोर्ट नहीं करे, तो फिर वो नहीं चलाने देगा, ये भी दिक्कत आ जाती है। हाँ सर। तो कोई हाँ ऐसा सर। सिंपल सा प्रोजेक्ट उठा लो जिसमें कुछ ऐसा यूज नहीं किया हुआ आपने, ठीक है सर। या तो एक काम करो, मैं बताता हूँ, एक काम करो, सुनिए, एक फोल्डर बना लो या डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्रिएट कर हाँ लो। सर। एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर खुद ही क्रिएट कर लो, एक फोल्डर बना लो माई प्रोजेक्ट, उसमें वेब आइनअप बना लो, क्लासेस बना दो, लिब बना दो, एक्सएमएल बना लो, बस, ठीक है। और उसमें सर्वलेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, जेएसपी के अंदर जेएसपी का प्रोग्राम बना लो, कोई जो भी आपको मन करे प्रोग्राम आप क्रिएट कर लीजिए। सर ये बना दिया माई प्रोजेक्ट। माई प्रोजेक्ट के अंदर फिर वेब आइनफ, क्लासेस, लिब, एक्सएमएल, पता ही होगा आपको, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग वाला पढ़ लो सारा, बेस भी क्लियर होना चाहिए। वेब हाइफन, ठीक है। अच्छा, इसी के पैरेलल आप अपने जेएसपी पेजेस बना सकते हो, एचटीएमएल और जेएसपी पेज यहीं पे बना सकते हो पैरेलल। फोल्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ फोल्डर नहीं बनाना है, जेएसपी पेजेस, एचटीएमएल पेजेस, ये सब आप यहीं पे बना सकते हो। जेएसपी पेज बना लीजिए आप, इसी के पैरेलल, पैरेलल समझते हो ना? हाँ सर। बिल्कुल। एक स्क्रिप्टलेट टैग लगा के, हाँ सर मतलब डायरेक्ट स्क्रिप्ट ले लगा दूँ? नहीं, कोई कोड आप कॉपी कर लो, अगर आपको लगे कि ये हम लिख सकते हैं, कोई कोड कॉपी कर लो आप। ये क्या आ गया? अरे हेलो जेएसपी लिख दो, उतना काफ़ी है। लेकिन अब बनाना है तो साइन अप जेएसपी ही लिख लो, सही बात है, पूरा ही चला लो आप। तो ये जेएसपी लिखना क्या है, ये जेएसपी कॉपी पेस्ट मार दो वहीं पे ले जाके, ये पूरी जेएसपी फाइल ही हाँ उठा सर। तो डाल दो। लेकिन बस वही है दिक्कत, कोई दिक्कत ना आए वहाँ पे, कुछ ऐसा चीज़ ना यूज़ की हो जो सपोर्टेबल ना हो। इसमें क्या सर हेलो वर्ल्ड ही बना लेते हैं सर खाली। तो हेलो वर्ड बनाने के लिए स्क्रिप्टलेट टैग लगाना है यार, कुछ नहीं करना है भाई। अच्छा सर। स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर आउट डॉट प्रिंटलन में हेलो जेएसपी लिखना है, और क्या। ठीक सर। और इसका नाम अगर इंडेक्स दे दोगे तो इंडेक्स पेज को सर्वर अपने आप कॉल कर लेता है, बाकी पेजेस को मैन्युअली चलाना पड़ता है क्योंकि वहाँ वेलकम फाइल लिस्ट लिखी होती है। बस हो गया इसको सर। index.jsp से सेव कर दीजिएगा। सर वो क्लोज नहीं हुआ स्क्रिप्टलेट है। स्क्रिप्टलेट टैग क्लोज कर दो भाई, वही छोटे से टैग की वजह से error आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और सर भी हो हम गया। जानेंगे, पता है आज हम एक चीज़ और जानेंगे, जेएसपी जनरेटेड सर्वलेट का नाम भी देखेंगे। कहाँ पे? वेब लॉजिक में क्या नाम बनता है ना, जैसे हाँ बिल्कुल हो गया, इसको बंद कर दो, हाँ सर। आईडी को मिनिमाइज कर दो आप।
हाँ सर। बंद कर दो ना इक्लिप्स। अरे आपका ये टेक्स्ट फाइल सेव हो गई है, तुम्हारी जेएसपी फाइल नहीं है। देखो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दिख रहा है। कहोगे कि हमारा सर्वर ही नहीं चल रहा है फिर, है यही सब दिक्कत कर रहे होगे आप सर वेब। सर ये इंडेक्स डॉट जेएसपी में सर ये जेएसपी नाम से तो शिप करा है सर। तो डबल कोड में डाल दो या ऑल फाइल कर दो। अब आप हाँ देख, सर, आ गया। आ गया ना। बस अब उसके बाद हाँ वेब सर। आईएनएफ के अंदर एक क्लासेस फोल्डर बना दो और एक लिब फोल्डर बना दो और एक एक्सएमएल नाम से फोल्डर बना दो, वेब डॉट एक्सएमएल। क्लासेस, एक लिब बना दो, लिब LIB। ये ऑप्शनल होता है, बनाओ ना बनाओ। ये लिब थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज के लिए होता है, जैसे अपलोडिंग के केस में कॉज डॉट जार, उसको यहाँ पे हम हाँ डालेंगे। सर। हाँ, ये वेब डॉट और सर एक्सएमएल एक तीसरा कौन एक्सएमएल सा फाइल है? बनाएंगे, फाइल ना कि फोल्डर। वेब डॉट एक्सएमएल एक फाइल बनाएंगे अच्छा। हम। वेब डॉट एक्सएमएल जिसमें हम वेब आईएनएफ ओपनिंग और क्लोजिंग करके छोड़ देंगे बस। सर ये नोटपैड से बनाऊं? हाँ, और क्या, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस वेब आईएनएफ लिखो, वेब आईएनएफ ओपनिंग क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट वेब आईएनएफ। वेब ऐप लिखना है, आईएनएफ नहीं, सॉरी, वेब ऐप। वेब स्मॉल लेटर में जैसे लिख रहे थे, वेब हाइफन ऐप, और इसी को क्लोज कर दो। बस इतना ही लिखना है वेब, इसमें वेब डॉट एक्सएमएल में। सर्वलेट होती तो पूरी एंट्री करनी पड़ती। इसको सेव कर दीजिए, बस वेब डॉट एक्सएमएल के नाम से सेव कर दीजिए। सर ये डबल कोट में लिखूं ये भी? हाँ हाँ बिल्कुल, तभी तो आएगा, नहीं तो ऑल फाइल टाइप में ऑल टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया सर। तो बस आप अपने वेबलॉजिक में आ जाइए अब। जो सर खुला था वो कंसोल कंसोल ये। कंसोल पेज में यहाँ से अब हाँ ब्राउज सर। कर लो आप। डेस्कटॉप पे जाओ, इसको बंद कर दो भाई, इसकी ज़रूरत नहीं है ये कंसोल की, जो ये CMD दिख रही है। बंद कर दो सर से? बंद कर दोगे तो सर्वर नहीं बंद हो जाएगा। मिनिमाइज कर दूं? तो सर क्या करना है अब? तुम बताओ क्या करना है, तुम्हें क्या लग रहा है क्या करना होगा? सर इसमें डिप्लॉयमेंट करना होगा तो सर। करो डिप्लॉयमेंट, वही तो करना है। डेस्कटॉप वाली लोकेशन से जाके सेलेक्ट करना है। डेस्कटॉप पे तो एक है ही काम करो, सर, सुनो सुनो सुनो, रिफ्रेश कर एक दूं काम से? करो, इसको रिफ्रेश कर दो ना फोल्डर को। ये सर। रिफ्रेश कर दो इसको, आ जाएगा। अभी नहीं आ रहा है। अमित पे क्लिक कर दो ना, रुको, अमित पे सर क्लिक कर यहाँ। दो। अमित पे क्लिक कर दो। अमित का जो लिंक बना हुआ है, ये लिखा ना यहाँ 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 पे, उसके नीचे लोकल होस्ट सी यूज़र अमित लिखा है ना, इस पे क्लिक करो और फिर डेस्कटॉप पे हाँ जाना सर। दोबारा, तो फिर आपने आप रिफ्रेश होके आ जाएगा वो। अगर हाँ तुमने सर, आ डायरेक्टरी गया। स्ट्रक्चर सही बनाया होगा तो ये आ जाता है। अगर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है तो ये रेडियो बटन दिखेगा ही नहीं आपको। बस नेक्स्ट 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 कर दो। हो गया सर। नेक्स्ट नेक्स्ट, सर नीचे वाला ऊपर वाला सर? कुछ नहीं करना है, ऊपर नीचे वाला कोई भी नेक्स्ट कर दो। अब उसके बाद यहाँ से कर दो फिनिश। नेक्स्ट सर। फिनिश कर दो डायरेक्टली, कुछ नहीं करना।
ये नीचे लिंक बन के आ गया आपके प्रोजेक्ट का, इस पर क्लिक करो आप, डिप्लॉय हो गया प्रोजेक्ट आपका। ये लिंक जो बन के आ गया इसी पे क्लिक करो। हाँ, माई प्रोजेक्ट, माई प्रोजेक्ट, ये माई प्रोजेक्ट दिख रहा है? अरे माई प्रोजेक्ट पे हाँ सेलेक्ट सर। करना है यार, उसे भी क्लिक मारो, माई प्रोजेक्ट पे क्लिक मारो। अब यहाँ पे हो टेस्टिंग गया में सर। जाओ, टेस्टिंग में जाओ, टेस्टिंग, टेस्टिंग। ऊपर जो टैब दिख रहे हैं उसी में टेस्टिंग टैब है एक। हाँ सर। ये लिंक बन के आ गया, इसी पे क्लिक कर दो। ये पूरा करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये वैसे भी आ ही जाता है। जब डिप्लॉय कर देते हो ना तो डायरेक्टली आप माई प्रोजेक्ट लिख दोगे ना कहीं पे भी, ये चल जाता है। समझ में आ रहा है? अब आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, सर्वर ऑन कर दो और यूआरएल याद रखो। ये जो आईपी लिख रही है, आईपी की जगह पे लोकल होस्ट भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। तो इस तरीके से आप वेबलॉजिक सर्वर पे काम कर सकते हो। आपका वार फाइल भी लाके इसमें डिप्लॉय कर सकते हो। अब आप एक काम करो, इसको क्लोज करो, ये टैब बस क्लोज करना। हाँ, अब वेबलॉजिक सर्वर आपका ऑन है ना? हाँ अब यहाँ से हम प्रोजेक्ट को सेलेक्ट हाँ करके सर। डिलीट भी मार सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। फिर से डिप्लॉयमेंट में जाओ, यहाँ से इस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करो, प्रोजेक्ट पे मतलब जो रेडियो बटन चेक बॉक्स बना है उस पर क्लिक करो और यहाँ से डिलीट मार सकते हो प्रोजेक्ट। ठीक है? मार दूँ सर? हाँ, डिलीट मार दो, वो अपने सिस्टम से नहीं जाएगा, सर्वर के अंदर से डिलीट हो जाएगा। अच्छा सर। ये तो सर एक्सेप्शन आ गई। क्या एक्सेप्शन आ गई? अनएक्सेप्टेड एक्सेप्शन, वो नॉट डिटर एक्सेप्शन। यूज हो रही होगी, मे बी सर्वर यूज कर रहा होगा इसलिए डिलीट नहीं हो पा रहा है। और नीचे आओ जरा देखें क्या दिक्कत है। नीचे यूज हो रही होगी ना ये पेज, ये प्रोजेक्ट सर्वर में डिप्लॉयड है और ये यूज हो रही होगी, तो ये डिलीट करने में दिक्कत कर रहा है, या तो कोई और ही दिक्कत है। ठीक है, मतलब एक तरीका है ये प्रोजेक्ट को चलाने का। कोई बात नहीं, ये डिलीट नहीं हो रहा है तो फिर से रिफ्रेश कर दो, रीलोड कर दो पेज। अच्छा, इस तरीके से तो आपने चला लिया। अगर आपको याद हो तो सर ये हो गई डिलीट, वो डिलीट हो गया नहीं ना? दिख रही है इसमें। रिफ्रेश कर दो, वो एक्सेप्शन आ जाता है बट डिलीट हो गया है। चलो ठीक है, ठीक है। अब एक तरीका और बता दूं आपको प्रोजेक्ट चलाने का। अब ये सब कुछ बंद कर दो, सर्वर भी बंद कर दो, सब कुछ बंद करके सर्वर भी बंद कर दो, सारा चीज़ बंद करके सर्वर क्लोज कर दो। सर्वर नीचे से बंद कर देना। ठीक है? अब आप एक काम करिए, हो गया सर। अपने प्रोजेक्ट को कॉपी करिए, ये माई प्रोजेक्ट को माई प्रोजेक्ट को कॉपी कर करिए लिया सर। और आप जाइए सी ड्राइव के अंदर, बीईए के अंदर जाइए, यूजर के अंदर, डोमेन के अंदर जाइए, सूर्या डोमेन में जाइए आप। यहाँ पे एक हाँ फोल्डर सर। होगा ऑटो डिप्लॉय, ऑटो डिप्लॉय सबसे ऊपर है। और हाँ सर। बैक करना, ऑटो डिप्लॉय फोल्डर होता है या कौन सा होता है? ऑटो डिप्लॉय ही होता है शायद,
शायद ऑटो डिप्लॉय होता है, और तो कोई फोल्डर है नहीं। ऑटो डिप्लॉय फोल्डर में डाल दो प्रोजेक्ट अपना, ऑटो डिप्लॉय फोल्डर में ही डाल दो प्रोजेक्ट अपना, और सर्वर को स्टार्ट कर दो। सर्वर को स्टार्ट कर दीजिए। अब यहाँ से क्यों स्टार्ट कर रहे हो, वहीं से बैक करके सर्वर स्टार्ट कर दो डोमेन्स में, या कहीं और सर्वर स्टार्ट ना हो जाए, कोई और डोमेन का सर्वर स्टार्ट ना हो जाए, यहाँ से ना करो। सर कहाँ से बैक करके? सूर्या डोमेन पे क्लिक कहाँ करो, से करूँ सर? डोमेन्स के अंदर ही जाके, पहले कैसे अच्छा किए सर, थे अच्छा। ये। हाँ सर, ये हम्म, अब ये सर्वर ऑन करते ही आपका प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो जाएगा। ऐसे अपाचे में भी होता है, लेकिन अपाचे में फोल्डर का नाम क्या होता है? अपाचे के केस में फोल्डर का नाम क्या होता है आपके, याद है? अपाचे में भी तो ऐसे करते हो यार। अपाचे की केस में फोल्डर का नाम क्या होता है? इतना भी याद नहीं है। वेब ऐप। वेब ऐप फोल्डर होता है, वेब ऐप हाँ फोल्डर सर, में वेब 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 ऐप में डाल देते हो, चल जाता है। अब आप एक काम करो, ब्राउज़र ओपन करो, चल गया सर्वर, रनिंग आ गया, रनिंग मोड में है। ब्राउज़र ओपन करके डायरेक्टली लिख दो लोकल होस्ट 7001 और स्लैश प्रोजेक्ट का नाम लिख दो डायरेक्टली। पहले क्या लिखते थे, कंसोल लिखते थे। 7001 804848 नहीं, पोर्ट का ही तो खेल है। 8080 लिख दोगे तो अपाचे टॉमकैट चलने लगेगा। 7001 पे ये चलता है आपका वेबलॉजिक। बदल भी सकते हो पोर्ट, आपको याद रहना चाहिए। माई प्रोजेक्ट, लॉगिन करना पड़ेगा। The resource does not exist. May likely region the URL has type in। कोई दिक्कत आ गई भैया, वो रिसोर्स नहीं मिल रही है, प्रोजेक्ट है ही नहीं वो। माई प्रोजेक्ट हटा दो जरा इसे, यहाँ से माई प्रोजेक्ट हटा दो, कंसोल बस रहने देना। तो यानी कि तुम्हारा ऑटो डिप्लॉय चला नहीं। फोल्डर का नाम ऑटो डिप्लॉय तो होता है शायद, या कुछ और होगा मे बी। हटा दो आप। देखना जरा, यहाँ डिप्लॉयमेंट्स में दिख रहा है क्या फोल्डर? कंसोल के अंदर डिप्लॉयमेंट में एक काम करो, रुको रुको अमित, सर्वर्स पे जाना, सर्वर्स के अंदर जाना, सर्वर्स फोल्डर है ना, डोमेन अंडरस्कोर BAK में जाओ, या इन दोनों में से किसी फोल्डर में जाओ। हाँ, इस पे क्लिक करो, नहीं बैक करो, डोमेन सर ये रहा अंडरस्कोर, इसमें तो। नहीं डोमेन अंडरस्कोर BAK में जाओ, ये एडमिन में जाओ, सॉरी पहले तो उसमें थे ना, डोमेन BAK में तो थे, एडमिन जो जाओ, यहाँ पे हाँ सर, एडमिन में। सिक्योरिटी लॉग्स कैसे, डेटा, डेटा किसी पे जाओ, डेटा में जाओ, डेटा के अंदर जाओ, डेटा, यहाँ पे कंसोल में हाँ जाओ, सर। कंसोल नहीं दिख रहा है। ऑटो डिप्लॉय फोल्डर यहाँ कहीं बनता है इंटरनली में भी।
ठीक है, तो ऑटो डिप्लॉय वाला तुम्हारा कोई और लोकेशन होगा शायद। कोई दिक्कत नहीं है, जरा कंसोल पेज में जाओ, ब्राउज़र ओपन करो। वहाँ देखो डिप्लॉय होके दिख रहा है क्या? डिप्लॉयमेंट्स पे क्लिक करना, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आ जाता है अगर डिप्लॉय होगा तो। आ गया ना ये? हाँ सर, एक तो आया। हाँ सर। तो ये डिप्लॉयड तो हो चुका है, फिर क्यों रिसोर्स नॉट एग्जिस्ट बता रहा है? क्लिक करो इस पे। तुमने नाम गलत दिया होगा यार, मे बी यूआरएल पे नाम तो शायद नहीं। सर। टेस्टिंग में जाओ, ये, हाँ, अच्छा तुम्हारा वो लोकल होस्ट नहीं चल रहा है, तुम्हारा लोकल होस्ट नहीं चल रहा हाँ था, सर। ये दिक्कत थी। तो यहाँ पे आईपी की जगह पे लोकल होस्ट हटा के देखना, देखना चल रहा है क्या? कई बार नहीं उठा पाता है लोकल होस्ट, ये दिक्कत आ रही थी। चल रहा है? चल रहा है सर। तो तुमने स्पेलिंग सर वो मिस्टेक, कंसोल लिख दिया था। नहीं सर, वो कंसोल लिख दिया सर, मैंने कंसोल लिख दिया था ना 7001 के बाद। कंसोल और फिर प्रोजेक्ट? हाँ सर। नहीं नहीं, डायरेक्ट प्रोजेक्ट का नाम लिखना चाहिए था, हमने ध्यान नहीं दिया होगा। तो हमें इसको डिप्लॉय नहीं, मतलब चलाने की ज़रूरत नहीं है, मैनुअली ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। तो दो तरीके होते हैं। देखो, ओवरऑल मैं आपको बताऊं, प्रोजेक्ट को चलाने के मतलब जो डिप्लॉय, एक प्रोजेक्ट को सर्वर में डिप्लॉय करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि भाई इस एक को हम बोलते हैं पैकेज फॉर्मेट, और एक को बोलते हैं हम एक्सप्लोडेड फॉर्मेट या फोल्डर। देखो समझो, आप चाहो तो एक नोटपैड ओपन कर लो और इस चीज़ को कहीं लिखो। नोटपैड ओपन करो और इसको माइंड में बनाओ कि हम क्या आपको बता रहे हैं। नोटपैड ओपन कर लो और लिखो। जैसे आपके पास कोई वेब प्रोजेक्ट है, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, उस प्रोजेक्ट को सर्वर में डिप्लॉय करना है। तो डिप्लॉयमेंट की कितने तरीके होते हैं वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है? एक जो तरीका होता है डिप्लॉयमेंट का, उसको हम बोलते हैं भाई पैकेज फॉर्मेट, और एक होता है एक्सप्लोडेड फॉर्मेट, या आप ऐसा बोल सकते हो डेवलपमेंट मोड, और एक होता है प्रोडक्शन मोड। क्यों ये नोटपैड ओपन किया था तो क्यों मिनिमाइज कर दिया तुमने, हामिद? अमित, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। एक तरीका होता है, हेलो। हाँ एक तरीका होता है, लिखो। एक होता है तुम्हारा कि प्रोडक्शन मोड या यूजिंग वार फाइल। प्रोडक्शन मोड, इसी को ही तुम बोल सकते हो यूजिंग वार फाइल, ठीक है? और दूसरा हाँ होता सर। है एक्सप्लोडेड, एक्सप्लोडेड फॉर्मेट। तो ये एक्सप्लोडेड फॉर्मेट, ये दोनों क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने अभी आपको प्रोजेक्ट जब चलवाया था तो आपको एक फोल्डर बनाया था ना माई प्रोजेक्ट के लिए, माई प्रोजेक्ट, वेब आइनफ, क्लासेस, हाँ नेम। सर। वो पूरा फोल्डर एक्सप्लोडेड फॉर्मेट था, आपका एक्सप्लोडेड फॉर्मेट था। समझ में आई बात? वो जो पूरा फोल्डर आपने बनाया था माई प्रोजेक्ट के लिए अभी, वो एक्सप्लोडेड फॉर्मेट था। अगर उसी का आप जार फाइल बना देते तो वो प्रोडक्शन मोड हो जाता, वो जार फाइल हो जाता, वार फाइल हो जाता, सॉरी। अगर उसका वार बना देते आप। तो ये डिप्लॉयमेंट के अप्रोचेज होते हैं दो। आपने कहा सर क्यों, कब, किस केस में क्या यूज करना चाहिए? आप मुझे बताओ, आप अपने प्रोजेक्ट का वार फाइल कब बनाओगे? आप अपने प्रोजेक्ट का वार फाइल कब बनाओगे? जब आपका पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, जब आपको उस प्रोजेक्ट में कोई चेंजेस नहीं करने होंगे। भाई जैसे
जैसे सपोज करो कि आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, जैसे यही है, मान लो माई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो आप। तो जो माई प्रोजेक्ट नाम का प्रोजेक्ट है जिस पे आप काम कर रहे हो, मे बी फ्रिक्वेंटली वहाँ पे चेंजेस करने की ज़रूरत पड़े आपको, उसमें HTML पेज बनाने की ज़रूरत पड़े, JSP पेज बनाने की ज़रूरत पड़े, किसी सर्वलेट को बनाने की ज़रूरत पड़े, तो आप उसमें लगातार चेंजेस करते रहोगे, लगातार चेंजेस करते रहोगे। तो अगर अपने प्रोजेक्ट में आपको लगातार चेंजेस करना है और वो चेंजेस आप चाहते हो आपके प्रोजेक्ट में बार बार दिखता रहे, यानी कि प्रोजेक्ट आपका अगर डेवलपमेंट मोड में है, आप उसे अभी डेवलप कर ही रहे हो, तो उस केस में हमें ये एक्सप्लोडेड फॉर्मेट प्रेफर करना चाहिए। एक्सप्लोडेड फॉर्मेट को ही हम डेवलपमेंट मोड भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट आपका अंडर डेवलप्ड होता है, अभी डेवलपमेंट आपका चल रहा है। यहाँ पे आपका डेवलपमेंट चल रहा है, आपने अभी पूरा कंप्लीट अभी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं कर लिया, प्रोजेक्ट इज़ अंडर डेवलपमेंट। और जब प्रोजेक्ट अंडर डेवलप्ड होता है तो चेंजेस बहुत सारे होते हैं, फ्रिक्वेंटली चेंजेस होते हैं, लगातार चेंजेस होते हैं। कभी JSP पेज में चेंज होंगे, कभी सर्वलेट में चेंज होंगे, कभी HTML में चेंज होगा, कभी XML में चेंज होगा, है ना। वो लगातार चेंजेस जो भी होंगे वो बार बार आप यूज़ करते रहो। अब जैसे सपोज़ करो कि आपका अपना प्रोजेक्ट बन गया, ठीक है ना, आपका अपना प्रोजेक्ट बन गया और आपने क्या किया, उस प्रोजेक्ट में अचानक आपको आपके JSP पेज में चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ गई। तो आपको पूरा प्रोजेक्ट फिर से डिप्लॉय करने की ज़रूरत नहीं है, आप JSP में चेंज कर दो और पेज को रिफ्रेश कर दो, चल जाता है। करके देखना, HTML में चेंज करो, पेज को रिफ्रेश करो, चल जाएगा। लेकिन जब XML में चेंज मारोगे तो सर्वलेट यानी कि प्रोजेक्ट को फिर से डिप्लॉय करना पड़ेगा, XML में चेंज करोगे या अपडेट करना पड़ेगा, तब चलेगा, है ना। JSP और HTML में करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए ये एक्सप्लोडेड फॉर्मेट या पैकेज या डेवलपमेंट मोड इसको हम बोलते हैं, ये तब वैलिड होता है जब हम प्रोजेक्ट में लगातार फ्रीक्वेंटली कुछ चेंजेस कर रहे हैं और वो चेंजेस हम चाहते हैं कि बार बार जब हम करते रहें हमारे प्रोजेक्ट में वो रिफ्लेक्ट होता है। अब जैसे हेलो JSP में केवल हेलो लिखा है ना आपने, है ना, हेलो अमित लिख दो, जाके अपने JSP पेज में हेलो अमित लिख दो और बस एक बार रिफ्रेश कर दो और रिफ्रेश करते ही आपको दिख जाएगा। लेकिन आपको हेलो अमित कहाँ करना पड़ेगा, उस फोल्डर में जाके करना पड़ेगा, डोमेन्स वाले फोल्डर में जाके करना पड़ेगा जहाँ पे आपने चेंज किया था, जहाँ पे आपने ऑटो डिप्लॉय फोल्डर में डाला था उसको, वहाँ जाके करना पड़ेगा। ये दिक्कत है। यहाँ ऑटो डिप्लॉय फोल्डर में जाके अपने प्रोजेक्ट में जाके जो भी चेंजेस करना है कर दीजिए। ऑटो डिप्लॉय के केस में मेरे ख्याल से सेव कर दीजिए। सर्वर को रिफ्रेश करना होगा या नहीं, सेव कर दीजिए। अब आप जाके उसे रिफ्रेश कर दीजिए वहाँ से। हाँ कर दी सर। आया? हाँ सर आ गया। आ गया ना? हो गया सर। तो इसको बोलते हैं डेवलपमेंट मोड, कि अभी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में ही है तो लगातार आप चेंजेस करते रहोगे, तब इस टाइप के फोल्डर का हमें यूज करना चाहिए। समझ में आई बात? अब लगातार आप चेंजेस कर रहे हो तो वार फाइल कितने बार बनाओगे, वार में चेंज मारोगे तो आपको रिफ्लेक्ट नहीं होगा वो। ठीक है, तो हमें वार कब प्रेफर करना चाहिए, वार कब फाइल बनाना चाहिए? वार फाइल हमें तब बनाना चाहिए जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, अब एकदम अंडर डेवलपमेंट में नहीं है, डेवलप्ड है, प्रोजेक्ट एकदम प्रोडक्शन मोड में रेडी है, प्रोडक्शन के लिए रेडी है, अब उसे क्लाइंट को डिलीवर करना है, तो उसका एक वार फाइल बना लेना चाहिए और फिर उसको चलाना चाहिए। तो बताओ ये दोनों फाइल का दोनों फॉर्मेट मैंने आपको बताया, ये बात समझ में आई या नहीं आई? अरे हाँ या ना बताओगे आप लोग? समझ में आया तो, नहीं आया तो? हाँ सर। तो कितने तरीके लिखा हुआ था यहाँ पे? सर आ गया। दो सर। दो तरीके लिखा। तो डिप्लॉयमेंट के कितने तरीके होते हैं? दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक प्रोडक्शन मोड होता है या यूजिंग वार फाइल होता है, और या एक्सप्लोडेड फॉर्मेट होता है या डेवलपमेंट मोड होता है, या आप बोल सकते हो इसको डायरेक्टली फोल्डर वाला अप्रोच, जो भी आप समझना चाहो इसको अपने हिसाब से समझ सकते हो। तो किस केस में किसका यूज करना है समझ में आ रहा है ना? हमें वार फाइल कब बनाना चाहिए प्रोजेक्ट का?
सर जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए पूरा। रेडी हो जाए, अब हमें लगे कि भाई उसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अब इसको ले जाना है, डायरेक्टली चलाना है, रेडी टू डिप्लॉय है, एकदम प्रोडक्शन मोड के लिए एकदम रेडी है। तो ये दो मोड हैं, दो फॉर्मेट हैं प्रोजेक्ट को चलाने के। अब इन दोनों के दो दो अप्रोचेस होते हैं, इन दोनों के दो दो अप्रोचेस होते हैं। एक होता है हॉट डिप्लॉयमेंट, एक होता है कोल्ड डिप्लॉयमेंट। इन दोनों के दो दो अप्रोचेस होते हैं, यानी एक्सप्लोडेड वाले का भी दो और पैकेज वाले का भी दो, हॉट और कोल्ड। समझ रहे हो? हाँ सर। अब हॉट और कोल्ड से क्या समझते हो, मैं आपको बताता हूँ। हॉट और कोल्ड का क्या मतलब है यहाँ पे। देखिए, हॉट डिप्लॉयमेंट के केस में हर सर्वर अपना एक स्टेजिंग फोल्डर प्रोवाइड कराता है और वो कहता है वहाँ पे प्रोजेक्ट डाल दो सर्वर स्टार्ट करने से पहले, और उसके बाद जैसे सर्वर स्टार्ट करोगे प्रोजेक्ट अपने आप डिप्लॉयड, प्रोजेक्ट अपने आप चल जाएगा। दैट इज़ हॉट डिप्लॉयमेंट। यहाँ पे लिख दो, ईच फॉर्मेट, ईच मोड हैविंग टू फर्दर अप्रोचेज। कौन कौन से? हॉट एंड कोल्ड, हॉट डिप्लॉयमेंट एंड कोल्ड डिप्लॉयमेंट। तो हॉट और कोल्ड में क्या डिफरेंस होता है कि भैया हॉट डिप्लॉयमेंट में हर सर्वर अपना एक स्टेजिंग फोल्डर देता है। वो स्टेजिंग फोल्डर में प्रोजेक्ट, चाहे आपका प्रोजेक्ट हो चाहे वार फाइल हो, चाहे आपका फोल्डर हो या वार फाइल हो, वो उठा के आप रख देते हो सर्वर स्टार्ट करने से पहले, और जैसे सर्वर स्टार्ट करते हो प्रोजेक्ट अपने कौन सा आप। हाँ जी, सर? हॉट एंड कोल्ड? एक हॉट और एक कोल्ड डिप्लॉयमेंट, बिल्कुल। तो हॉट वाले के केस में हर सर्वर अपना एक स्टेजिंग फोल्डर दे देता है। अभी जैसे आपने अपाचे टॉमकैट के केस में कौन सा फोल्डर देखा, कहाँ पे आपने चलाया था, कहाँ डाला था? सर ऑटो डिप्लॉयमेंट में। जैसे ही ऐसे ही अपाचे टॉमकैट के केस में वेब ऐप फोल्डर होता था, वहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट को रख देते हो, बस सर्वर स्टार्ट करते हो, प्रोजेक्ट अपने आप डिप्लॉयड हो जाता है। तो किसको रख सकते हो? वार फाइल को भी रख सकते हो, फोल्डर को भी रख सकते हो, दोनों को रख सकते हो। तो इसीलिए कहा गया कि ईच मोड जो है हैविंग टू फर्दर अप्रोचेज। अब क्लियर हो गया या नहीं हुआ, पहले ये बताओ बात। हॉट डिप्लॉयमेंट समझ में आ गया दोनों का? हाँ सर। और कोल्ड डिप्लॉयमेंट हाँ में सर। हर सर्वर अपना एक कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड देता है। जैसे वेबलॉजिक के केस में एक कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड आपने देखा होगा, पहले सबसे पहले जो हमने चलाया था अभी, डिप्लॉयमेंट हाँ ऑप्शन सर। आता है, डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करते हो, सेलेक्ट करते हो प्रोजेक्ट को, राइट क्लिक करते हो, नेक्स्ट 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 फिनिश करते हो, टेस्टिंग में जाते हो। वो एक कोल्ड वाला तरीका हो गया, आराम से एक एक करके कर रहे हैं। अब शायद मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि किसको हॉट बोलते हैं किसको कोल्ड बोलते हैं, मतलब ये ऐसा हमने पढ़ा है फर्दर। मेरे बहुत पहले, मतलब दिमाग में अभी मेरे ये इतना याद है कि हॉट इसको बोलते हैं या कोल्ड उसको बोलते हैं, बट होता है ये दो तरीका। ये कुछ ऐसा नाम नहीं है कि हॉट ही बोलना है कोल्ड ही बोलना है, मतलब ये ऐसे दिमाग में बैठा लो कि ऐसे दो तरीके होते हैं। किसी किताब में मैंने देखा था, ऐसा लिखा हुआ था बहुत पहले। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं? हाँ सर ठीक है। हाँ, तो इसको हॉट और कोल्ड से नाम से कुछ याद ना रखो, इसको याद रखो कि भाई हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर होता है, सॉरी ये कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड होता है। अच्छा बताओ, ये अपाचे टॉमकैट में भी होता है या नहीं होता है? अपाचे टॉमकैट में भी तो होता है। ये मैं आपको मतलब अगर मैं फिर से देख के एक बार हाँ सर, 100% बस में भी होता है सर। 100% कन्फर्म करके मैं आपको बता दूंगा किसको हॉट बोलते हैं किसको कोल्ड बोलते हैं। मेरे ख्याल से वो जो डिप्लॉयमेंट फोल्डर होता है ना, उसको हॉट ही बोला जाता है, और जो कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड में जाके नेक्स्ट 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 करते हो उसको कोल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हर सर्वर के अंदर ये मतलब टोटल 4 तरीके हो गए प्रोजेक्ट को चलाने के, है कि नहीं भाई? एक्सप्लोडेड वाले का हॉट और कोल्ड, और वार फाइल का भी हॉट एंड कोल्ड। बोलो, क्लियर हो गया? हाँ सर। तो वेब लॉजिक में ये चारों तरीके करके दिखाओगे अभी? ये वेब लॉजिक में चारों तरीके करके दिखाओ हमें फटाफट, तुरंत।
सर चारों। 4 नहीं हो गया? अरे हाँ प्रोडक्ट सर। वार फाइल बना के 2 तरीके, और फिर पैकेज को भी चलाने के 2 तरीके। सर दो का तो कर लिया सर, ये प्रोडक्शन वाले को तो कर दिया सर, ये मतलब डेवलपमेंट मोड वाला, एक्सप्लोरेट वाला। एक्सप्लोडेड वाला कर दिया। हाँ हाँ सर, प्रोडक्शन मोड वाला बचा है। सबको समझ में आ गया? पूछो। हाँ सर, ये वाला तो आई गया है। तो ये वाला सर करे। वार फाइल वार बनाने में फाइल। है ही क्या? आप CMD पे हाँ जाओ, सर। लिखो जार XCVF, और उसके बाद अपने प्रोजेक्ट में जाके वार फाइल बना लो आप मैनुअली। अरे प्रोजेक्ट में जाओगे ना, प्रोजेक्ट जहाँ पे है आपका। हाँ सर। हाँ, यहाँ पे एक जो डेस्कटॉप पे आपका प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है ना, माई प्रोजेक्ट के नाम से। तो हाँ इस सर। पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हाँ पे सर। के अंदर जाइए और यहाँ CMD लिख के एंटर मार दीजिए। हाँ CMD लिख के एंटर मार दीजिए। ठीक है। अब इसका वार फाइल कैसे बनाएंगे, आप लिखिए जार स्पेस यस सर। CVF स्पेस जार फाइल का नाम, वार फाइल का नाम कुछ भी दे दीजिए। जैसे मान लीजिए दे दिया mypr.var या abcd.var, यस सर, माई PR। कुछ भी नाम दे दो, .var लगा देना एक्सटेंशन, स्पेस स्टार, मतलब उस प्रोजेक्ट में आने वाले सारी Yes, sir. चीज़ों का स्टार, सारी चीज़ों का वार फाइल बन जाएगा। एंटर मार दो। बन गया तुम्हारा mypr। बस इसको चला दो। एक काम करो ना, इसको उस तरीके से चलाओ, इसका कोल्ड डिप्लॉयमेंट करो, इसको कोल्ड डिप्लॉयड करो। समझ रहे हो ना? कोल्ड। हाँ, कोल्ड कर दो, मतलब हाँ कॉन्फ़िगरेशन सर। विजार्ड में जाके ब्राउज कर लो, नेक्स्ट 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 कर लो। तुम्हारा सर्वर तो चल ही रहा है। तुम अपाचे में भी चला सकते हो इसको। सर ये हाँ बोलो, क्या दिक्कत है? इसको तुम अपाचे में भी सर चला। अभी ये सर बार फाइल ठीक तो है, चला है सर। क्या कह रहे हो? अपाची का भी चार्ज से कैसे चला है? अपाचे को जार से कैसे चलाएं? चला लेंगे। ठीक है, डिप्लॉयमेंट में जाओ, इंस्टॉल करो, इंस्टॉल। यहाँ पे दिख गया ना, देखो mypr। हाँ सर। तो बस सेलेक्ट करके नेक्स्ट नेक्स्ट कर लो। फिनिश कर सकते हो डायरेक्टली। टेस्टिंग में जाके इसे चला लेना फिर। ठीक है, समझ में आ गया, चल गया ना? अब हाँ आप, सर। अब ये जो वार फाइल बना दिया ना, अब अपने प्रोजेक्ट में जाके कोई चेंजेस मारोगे वो यहाँ नहीं दिखने वाला है। वार फाइल में जो भी, क्योंकि वार को फिर अपडेट मारना पड़ेगा तुम्हें, तो इसीलिए कहते हैं वार फाइल तभी बनाओ जब तुम्हारा प्रोडक्ट रेडी है, प्रोडक्ट डेवलप्ड है, एकदम कंप्लीट है, रेडी टू डिप्लॉयड है। वार फाइल तभी बनाते हैं। वार फाइल में अब आपने किसी JSP में चेंज मारोगे तो थोड़ी ना यहाँ पे चलेगा, तो वार फाइल से उठा रहा है ना चीज़ें, तो वार को अपडेट मारना पड़ेगा, फिर से प्रोजेक्ट को रीडिप्लॉय करना पड़ेगा फिर से। समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूँ? बोलो। हाँ सर। तो और इसको क्या कर सकते हैं हम, इसका एक और डिप्लॉयमेंट क्या कर सकते हैं, इसको ऑटो डिप्लॉयड फोल्डर में डाल सकते हैं। इसको ऑटो डिप्लॉयड फोल्डर में डाल सकते हैं।
वो आप डाल देना, चला लेना। एक काम करो, वेब लॉजिक में भी इसको डिप्लॉय कर दो। अच्छा, एक बात बताऊं आपको, सुनो, ध्यान से सुनो, पहले ध्यान से सुन लो, मैं भूल जाऊंगा ये बात। आपने एक फोल्डर बनाया था, याद है? वेब आईनफ क्लासेस लिब एक्सएमएल, ये बनाया था, याद है? हमने मैन्युअली बनाया था ये फोल्डर। हाँ सर। ये एक स्टैंडर्ड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर था। स्टैंडर्ड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो हर सर्वर में चलता है, चाहे वो वेब लॉजिक हो, चाहे वो ग्लासफिश हो, चाहे जेबॉस हो, चाहे अपाचे टॉमकैट हो, हर जगह चलता है वो। चाहे कोई भी दुनिया का सर्वर होगा, सब पे चल जाएगा वो। तुम एक काम करो, तुम इक्लिप्स में प्रोजेक्ट बनाओ और उसको वेब लॉजिक में चलाओ, नहीं चलेगा। अपाचे में चलाओ, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इक्लिप्स या नेटबीन्स में जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं वो उसी के स्पेसिफिक बन जाते हैं, आईडी स्पेसिफिक हो जाते हैं, उसमें अलग से डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बन जाता है, वो दिक्कत कर देता है। बट जब मैनुअली फोल्डर ऐसे बनाते हैं ना, तो वो दुनिया के कहीं भी सर्वर पे चल जाता है। लेकिन क्या, तो इसका मतलब क्या हमेशा मैनुअली बनाओ? नहीं। अगर आप कोई वार फाइल जनरेट कर दो, चाहे इक्लिप्स में चाहे नेटबीन्स में जाके, तो वो वार फाइल को किसी भी सर्वर में डिप्लॉय करा जा सकता है। फोल्डर को नहीं, वार फाइल को। समझ रहे हो ना? फोल्डर को डायरेक्टली नहीं डाला जा सकता है, बट वार फाइल डाला जा सकता है। क्योंकि जब उस वार फाइल सर अगर उसी में ही कर दें, क्या उसी में? सर अगर इक्लिप्स में ही हम ये वाला वेब लॉजिक इंस्टॉल कर दे, फिर उस पे चलाएं प्रोजेक्ट सर। आप बात नहीं समझे। देखिए, इक्लिप्स में तो हम वेब लॉजिक भी डाल सकते हैं, इक्लिप्स में ही हम ग्लासफिश भी इंस्टॉल कर सकते हैं, इक्लिप्स में हम अपाचे टॉमकैट भी मतलब कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी में सारा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सही बात आप कह रहे हो। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जब किसी आईडी में आप प्रोजेक्ट बनाते हो, तो प्रोजेक्ट आईडी स्पेसिफिक एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बन जाती है। अब जैसे आप इक्लिप्स का कोई प्रोजेक्ट ओपन करो, वहाँ पे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर चेक करो कि वेब आईनफ बनता है, मेटा आईनफ बनता है, एक्सएमएल बनता है, कुछ और बनता है, कुछ और बनता है, कुछ और बनता है। यही सेम चीज़ नेटबीन्स में चेक करो, यही सेम चीज़ किसी और आईडी में चेक करो। वो फोल्डर्स के नाम वेरीज होते हैं, यानी कि हर आईडी अपने हिसाब से एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाती है। अब आप डायरेक्टली उस फोल्डर को किसी सर्वर में डिप्लॉय करने लगे, तो सर्वर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप इक्लिप्स में इन सर्वर को डायरेक्टली ऐड करके चला रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो वो सब पे चल जाएगा, फिर वो सब पे चल जाएगा। हाँ सर, यही कह रहा था। हाँ, तो सब पे चल जाएगा। और एक बात और है, अगर आप अपने प्रोजेक्ट का वार फाइल जनरेट कर दो और वार फाइल जनरेट करके आप दुनिया के किसी भी सर्वर में डाल दो, तो वो अपने आप चल जाएगा, और जिस भी सर्वर पे वो चलेगा ना, उसकी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को धारण कर लेता है अपने आप। तो वो इंटरनली कुछ ऐसा यूज करते हैं जिसके वो थ्रू चल जाता है। अब जैसे यही माई प्रोजेक्ट का वार फाइल है, इसको अपाचे टॉमकैट में चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपाचे टॉमकैट सर्वर ऑन करो और चाहे वहाँ वेब ऐप में डाल दो, चाहे चलो वेब ऐप में डाल दो और चला लो, या मैनुअली ब्राउज कर लो, कोई भी कर लो। सर किस में डालूं, वेब ऐप में सर? बिल्कुल, और कहाँ डालोगे? वेब ऐप में डाल दो या ये मैनुअली। डाल दूं? हाँ, सर डाल दो बस। इसमें 3 वो है सर फोल्डर। तो क्या करेंगे, वो हमारा कुछ बिगाड़ लेंगे क्या वो? सर्वर बंद कर दो, बाकी हैंग कर देगा तुम्हारा सिस्टम ही। हाँ सर। अब आप अपाचे टॉमकैट को चला दीजिए, अपाचे टॉमकैट का सर्वर चला दीजिए।
सर ये तो ये क्या कर रहे हो? सर कॉपी कर रहा था मैं। हाँ अच्छा, सर हो गया। मुझे लगा क्या कर रहे हो। अब सर ये स्टार्ट यहाँ कहाँ से करूँ सर? बिन में जाके कर लो। बिन में जाके सर्वर स्टार्ट कर लो। पहला दूसरा सेलेक्ट कर लो, कोई स्टार्ट। भी सेलेक्ट कर लो। स्टार्ट टॉमकैट कर लो 7। पुराने ही सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो आप, नए सॉफ्टवेयर यूज करा करो। हमेशा अपडेटेड रखो अपने आप को। सर ये पहले से ही पढ़ा था ना, तो सर ये कर लिया था। मेरे ख्याल से ये चलेगा ही नहीं तुम्हारा। इसमें जावा 8 क्यों दिखा रहा है? सिस्टम पाथ। जावा 8 है ना सर? अपाचे 7 जावा 7 को सपोर्ट करता है, 8 को नहीं करता है शायद। चलो देखो, क्या पता चल ही जाए। नहीं तुम्हारा नहीं, सर, सर्वर इक्लिप्स में स्टार्टअप तो तो सर हो मेरा गया है। यही है ना। अच्छा ठीक है, सर्वर स्टार्ट हो गया है। चला लो, अब प्रोजेक्ट को रन कर लो। हाँ सर। ब्राउजर ओपन कर लो, चला लो माई प्रोजेक्ट। शायद 7 8 तक सपोर्ट करता है नहीं करता है, वो तो आपने कॉन्फ़िगरेशन टाइम पे जो दिया होगा वो चलेगा। सर क्या था लोकल होस्ट, कौन सा पोर्ट नंबर है सर उसका? 8080 ही तो एट होता जीरो है। एट जीरो हाँ, स्लैश प्रोजेक्ट का नाम। प्रोजेक्ट का वार फाइल नहीं लिखना है, पूरा प्रोजेक्ट का नाम। अच्छा हाँ, माई पी आर बस लिख दो, वार लिखने की ज़रूरत नहीं है, जार लिखने की ज़रूरत नहीं है। माई पी आर बस लिख दो। बस। सर्वर नहीं चल रहा है क्या? अच्छा, बस 8080 लिख के एंटर मारो, माई पी आर मत लिखो। नहीं चल रहा है सर्वर। तुम्हारा सर। ये पोर्ट अपाचे नंबर टॉमकेट आता ही नहीं है सर, ये अपाचे टॉमकेट मेरा ऐसे। कैसे आता है? तो जैसे आता है वैसे लाओ। तुम्हारा नहीं सर, मतलब जैसे इक्लिप्स में जाता है, इक्लिप्स में जाके होता है सर। जैसे अगर ऐसे करो तो ऐसे नहीं होता है। देखना जरा अपाचे टॉमकैट के कंसोल पे कुछ एरर तो नहीं है। पोर्ट नंबर 8080 है या सर 8? ये तो पोर्ट नंबर कुछ और तो नहीं ना होता है? सर पोर्ट 7078 ये दिख रहा है, ये क्या है सर? ये दूसरा है सर। आपको पता नहीं है कि आपका पोर्ट नंबर कितना है? हम्म। सर मेरे को याद नहीं रहा सर, कंफ्यूज हो गए सर मैं। अब सर एक गिलास उसका भी सर अलग है, उसका भी अलग है, उसका भी अलग है सर। अब सर तीनों का वो हो गया सर, मिक्सअप हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर याद रखा करो सबका ना, और वही रखा करो। मैं तो जैसे जैसे वेबलॉजिक का 7001 है, तो मुझे अभी तक याद है। और मैंने कम से कम हो गया होगा 3 साल में मैंने वेबलॉजिक सर्वर नहीं चलाया होगा। 2 साल तो हो गया होगा कम से कम। आज मैं 2 3 साल बाद चला रहा हूँ। ठीक है, ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे कभी उसकी। और ऐसे ही सर अभी रन कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन तुम्हारा वो रन करके सर्वर पता चल ऑलरेडी जाएगा। रनिंग है, वो ऑलरेडी पोर्ट रिजर्व बता देगा, फिर उसको बंद कर दो फिर चलाओ। इसको क्यों बंद कर रहे हो? सर्वर को बंद कर दो। और वहाँ पे फोल्डर जो होता है कॉन्फ़िगरेशन का,
वहाँ कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर में जाके हम चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या है हमारा पोर्ट। अगर यहाँ से सर्वर चल जाए ना तब भी मैन्युअली वहाँ पे चला सकते हो तुम माई प्रोजेक्ट को। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सर्वर तो एक ही है ना, हाँ सर। सर्वर तो एक ही है, प्रोजेक्ट तो डिप्लॉय हो चुका होगा। सर ये 7078 है सर, लोकल वो पोर्ट। तुमने इसे कॉन्फ़िगर करा होगा, मैन्युअली डाला होगा, हाँ सर। तो वहाँ चला दो 7078 कॉमा माई पी आर, कहीं पे भी लिख दो ब्राउज़र में, सर्वर तो चल ही गया है। माई पी आर नहीं मिल रहा है भाई, माई पी आर देखना सर जरा। 7078 बस लिख के देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सर्वर चल रहा है कि नहीं। नहीं चल रहा है यहाँ। तुम्हारा तुम्हारा मैन्युअली चल ही नहीं रहा है वहाँ पे अभी। और सर यहाँ तो चल रहा है सर ये। यहाँ 7078 हटाओ, यहाँ पे एक्सप्लोरर में, एक्सप्लोरर में 70 ये हटाओ, अपने प्रोजेक्ट का नाम केवल 7078 लिखो, देखो चल रहा है। आगे ये इसका पेज नहीं आ रहा है ना, सर ऐसे तो इसका मतलब तुम्हारा अपाचे टॉमकैट नहीं सही सर। से कॉन्फ़िगर्ड भी नहीं है, मे बी कॉन्फ़िगरेशन सही से करा नहीं है। उसका डिफ़ॉल्ट पेज तो रन होके आना चाहिए, उसका जो डिफ़ॉल्ट पेज है इंडेक्स पेज वो तो खोल के आना चाहिए। हाँ सर, तभी नहीं आता था वो, मैं करता था आता ही नहीं था, फिर मैं बंद कर देता आप था। अपाचे 7 को हटा दो, सीधे अपाचे 9 डालो और इंस्टॉलर डालो, पोर्ट नंबर याद रखो, और हमेशा जावा हायर वर्जन का नहीं। उसमें मुझे तो यही समस्या लग रहा था कि आप अपाचे 7 पे जावा 8 कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, इंस्टॉल ही नहीं हो सकता है। मैं बताऊं क्या कर रहा है ये इक्लिप्स में कैसे चल जा रहा है। इक्लिप्स में आपका जावा 8 कॉन्फ़िगर होगा, वो उसको वहाँ से उस वाले जेआरई को उठा रहा होगा, इसलिए वहाँ से ये प्रोग्राम को तो जला देता है, बट डिफ़ॉल्ट पेज नहीं चला पाता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। 8 डाल देना बस, इस तरह से वो चल जाता है, कोई दिक्कत है नहीं, चलने के लिए यही तरीका है। और एक तरीका ये है कि डायरेक्ट अपाचे का ये ठीक है। फोल्डर विंडो आ जाएगा, और विंडो आएगा वहाँ लॉगिन करो, और वहाँ पे भी डिप्लॉयमेंट का फोल्डर आता है, जैसे वो उसका फोल्डर आ रहा था अभी अपाचे उसमें दिख रहा था ना वेब लॉजिक में, वैसे यहाँ पे भी दिखता है, हाँ सर। तो बस वहाँ से भी कर सकते हो। तो ये तरीके होते हैं भाई प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट के।